नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, शिक्षण कौशल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, पिछली क्लासेस में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर दी गई है। आज से हम लोग शुरू करेंगे समावासी शिक्षा और ये लगभग दो क्लास में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं और सेशन को देख रहे हैं, यदि उनको ये सेशन पसंद आए तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। दोस्तों चलिए, आज जो है शुरू करेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई। तो देखिए, एक सम्मेलन हुआ था, सलमान का सम्मेलन। ये जो सलमान का एक स्थान है और ये कहां पर है दोस्तों, स्पेन में है। ठीक है, तो सलमान का सम्मेलन हुआ था जून 1994 में। ठीक है, तो उस समय जो है समावेशी शिक्षा की नींव वहीं पर पड़ी थी। 92 देशों ने भाग लिया था, 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था और इसमें चर्चा दोस्तों किस पर की गई थी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, तो वहीं से समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सलमान का विश्व सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, ठीक है, किस बारे में हुआ। ठीक, तो और या तो समावेशी शिक्षा की नींव किस सम्मेलन में पड़ी, तो ये सारे प्रश्न आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। बात करें कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहां पर हुई, तो शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, अमेरिका से हुई। ठीक है, ये तो सम्मेलन हुआ है लेकिन शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका से हुई। चलिए, अब हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो दोस्तों, समावेशी से आप शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं कि समावेश। समावेश का मतलब सभी लोगों को एक साथ मिलाकर। तो किन किन लोगों को, देखिए छात्र, शिक्षा छात्रों के बारे में, तो छात्र दो तरीके के, कौन कौन से, एक सामान्य बालक होंगे और एक विशिष्ट बालक होंगे। ठीक है, तो सामान्य कौन से होंगे, अगर आईक्यू स्तर पर देखा जाए, तो बुद्धिलब्धि के स्तर पर देखा जाए तो 90 से 110 के बीच में जिनका आईक्यू होता है वो सामान्य माने जाते हैं। ठीक है, और सामान्य से जो भिन्न बालक होते हैं उन्हें क्या माना जाता है, विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट बालक होते हैं वो चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे सृजनात्मक हो, वो कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं बालकों की एक साथ शिक्षा, देखिए एक ही छत के नीचे भयमुक्त सौहार्दपूर्ण शिक्षा जो होती है वही क्या होती है दोस्तों, समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो बालक हैं इनको पढ़ाने के लिए कितने प्रकार की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, किया जाता रहा है। वर्तमान समय में तो सारी चीजें बदल गई हैं। देखिए, सामान्य शिक्षा प्रणाली, इसमें कोई विकलांग बच्चा नहीं पढ़ता था, इसमें केवल सामान्य बच्चे पढ़ते थे। विशिष्ट शिक्षा प्रणाली में केवल विकलांग बच्चे पढ़ते थे, मतलब केवल विशिष्ट बच्चे होते थे जो किसी तरीके से विकलांग या दिव्यांग होते थे। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते थे, विकलांग को अब दिव्यांग कहा जाता है, तो जो दिव्यांग बच्चे होते थे उनको कोई अलग से सुविधा नहीं मिलती थी। ठीक है, उनके लिए वही सामान्य सुविधाएं होती थी जो सामान्य बच्चों के लिए होती थी। उसके बाद समावेशी शिक्षा प्रणाली जो आई तो उसमें दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे रैंप की व्यवस्था होती है, दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था है, इस क्लासरूम में बैठने की जो व्यवस्था होती है उसका भी एक तरीका होता है, जैसे आगे की बेंच नीचे, पीछे पीछे जैसे जाएगा वैसे ऊंचाई उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्रशिक्षित अध्यापक किस मामले में, समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापक। ठीक है, तो ये जो है समावेशी शिक्षा में ये प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। अभी विशिष्ट बालक की बात हुई, तो जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अभी आगे हम हर एक स्तर पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अभी बौद्धिक स्तर पर आपने देखा कि 90 से 110 सामान्य होते हैं, उसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, विशिष्ट बालक हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए किस तरीके से शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित व अन्य जो बालक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए विशेष शिक्षा और सेवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामान्य बच्चों से शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक व सामाजिक आधार पर कैसे होते हैं, ये भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको रखनी है ध्यान में, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक इन आधारों पर क्या होंगे, विशिष्ट बालक से, मतलब सामान्य बालकों से भिन्न होंगे। कौन, विशिष्ट बालक। ठीक है, चलिए विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, निरीक्षण के द्वारा पहचान की जा सकती है। जैसे अंतर्मुखी बालक होते हैं, सांवेगिक रूप से
स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, आप देखकर उनका निरीक्षण करके बता सकते हैं कि हाँ ये विशिष्ट बालक है। चिकित्सकीय परीक्षण के माध्यम से कि शरीर व मस्तिष्क का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको वर्णांधता है, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है कि उसमें आपको एक विशेष रंग नहीं दिखता है, तो वो कैसे पता चलेगा? चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मानसिक परीक्षण है, टीएटी है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है जो हरमन रोरसा ने दिया था, और टीएटी है मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा, टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो होता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है, ये किसने दिया है? मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है, मॉर्गन और मुरे ने, ठीक है। तो मानसिक परीक्षण द्वारा जो है, ये मानसिक परीक्षण के लिए है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक परिणामों द्वारा कक्षा में जिसका परिणाम बहुत कम आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ भी विशिष्ट बालक है, ये एकदम मंद बुद्धि है, तो वो भी विशिष्ट हो जाएगा। अवलोकन, व्यवहार अवलोकन के द्वारा कि जैसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, अवलोकन करेंगे कि हाँ बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। साक्षात्कार के द्वारा कि प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठाकर उससे बातचीत करेंगे, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये कुछ विधियां हैं जिससे विशिष्ट बालकों की पहचान की जा सकती है, परीक्षा में बहुत मुश्किल से पूछी जाएंगी। अब देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार। अब देखिए हमने बताया कि सामान्य से भिन्न जो होंगे वो कैसे होंगे? विशिष्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए ये सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चे से जब सामाजिक रूप से बालक भिन्न होगा तो वो भी विशिष्ट हो जाएगा, मानसिक रूप से भिन्न होगा तो भी विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक रूप से भिन्न होगा तो भी विशिष्ट, और शैक्षिक रूप से भिन्न होगा तो भी विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शारीरिक रूप से भिन्न की बात करें तो सांवेदिक रूप से बाधित, गतीय बाधित, बहुल बाधित, ठीक है। तो इनको मिला करके हम इनको तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं कैसे? फिर या देखिए सामाजिक रूप से जैसे सांवेगिक रूप से परेशान बच्चे हैं, असमायोजित, वंचित, अपवंचित जिनको कहते हैं, समस्यात्मक हैं, बाल अपराधी हैं, माता पिता के द्वारा तिरस्कृत जो बच्चे होते हैं, ठीक है। और मानसिक रूप से भिन्न जो होते हैं उनमें प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंद बुद्धि के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ये आपका है जो है किस तरीके से विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से किन किन आधार पर अलग करके देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। देखिए मेन इसमें कौन कौन से हैं? आपको शारीरिक रूप से जो आंशिक शारीरिक रूप से भिन्न मिलेंगे, मानसिक रूप से भिन्न मिलेंगे, और इसमें से अपवंचित जो बालक हैं, समस्यात्मक हैं, बाल अपराधी हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और असमायोजित ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शंस में आपके दिए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम, अब यहां पर आइए देखिए दृष्टिबाधित 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। आंशिक रूप की बात हो रही है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 4 प्रकार के, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थि बाधित, ठीक है। अब यहां पर आइए देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जो शारीरिक रूप से भिन्न होंगे, सांवेदिक रूप से, ठीक है, प्रकार है इनका सांवेदिक रूप। अब देखिए संवेदनाओं में कौन कौन सा होता है? संवेदनाओं में देखना भी आता है, मतलब अगर दृष्टि बाधित है तो ये भी संवेदना वाला हो जाएगा। और देखिए दोस्तों वाक है, जिह्वा, वाणी कैसे होती है? जिह्वा के माध्यम से बोली जाती है, तो ये भी संवेदी अंगों के माध्यम से ही तो है। आंख है, उसके बाद कान आएगा तो श्रवण बाधित हो जाएगा, ठीक है, कान से श्रवण, ठीक। तो देखिए ये तीनों किससे हो गए? सांवेदिक अंगों से हो गए। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होता है, तो नाक को छोड़ दीजिए, त्वचा को छोड़ दीजिए, तो आंख हो गया, कान हो गया कान हो गया, ठीक है, और जिह्वा हो गया। तो ये तीनों संवेदी अंगों के माध्यम से देखिए ये जो है विकार हो जाता है इनमें। गतीय मतलब गति करेंगे तो अस्थि, अगर अस्थि से होगा, ठीक है, अस्थि विकलांगता होगी तो ये गतीय में आ जाएंगे। और बहुल बाधित मतलब जिनमें एक से अधिक विकलांगता हो, जो देख भी ना पाए, सुन भी ना पाए, या जो चल भी ना पाए, बोल भी ना पाए, इस तरीके से एक से अधिक विकलांगता होगी, ठीक है। तो ये आपको ये वाले प्रकार नहीं, आपको यही वाले प्रकार पढ़ने होंगे। देखिए यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे दृष्टि बाधित देखने में समस्या, श्रवण बाधित सुनने में समस्या, वाक दोष बोलने में समस्या, और अस्थि बाधित मतलब चलने, उठने, बैठने, इन सब में समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हो गए आपके। आइए एक प्रकार हम उठाते हैं, दृष्टि बाधित की बात करें मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, या विजुअली डिसेबल्ड अगर बात करें, तो दृष्टि बाधित को देखिए, दृष्टि बाधित होता क्या है कि जिनको जो है देखने में समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वो कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है कि आंशिक समस्या हो, मतलब थोड़ी बहुत समस्या हो,
और एक होता है कि पूरा पूरा दृष्टिहीन हो, अंधे जिसको आप कहते हैं कि देख ही ना पाए। ठीक है, तो जो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं दोस्तों, इनका देखिए क्या होता है कि देखने की क्षमता या दृष्टि क्षीणता मतलब दृष्टि में कमी क्या होता है 20 बाई 70 फीट या दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री और दृष्टि क्षीणता कितनी होती है आंशिक दृष्टिबाधितों की 20 बाई 70। अब दोस्तों बात आई कि सर 20 बाई 70 क्या होता है। ठीक है, 20 बाई 70 का मतलब ये होता है कि जो सामान्य दृष्टि वाला बालक होगा, ठीक है, वो जो चीज 70 फीट की दूरी से देख सकता है, विशिष्ट या आंशिक दृष्टिबाधित बालक उसे 20 फीट की दूरी से देखना पड़ेगा। समझ गए आप कि सामान्य बालक 70 फीट की दूरी से देख सकता है उस चीज को, लेकिन जो आंशिक दृष्टिबाधित बालक होगा उसे 20 फीट की दूरी से ही वो चीज दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ये दूर से देख सकता है सामान्य बालक, वही चीज विशिष्ट बालक या आंशिक दृष्टिबाधित को नजदीक से जाकर देखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 20 डिग्री जो है दृष्टि क्षेत्र होता है 20 डिग्री। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दृष्टि क्षीणता से आप कंफ्यूज ना होइएगा। दृष्टिहीन में क्या होता है कि देखने की जो क्षमता होती है या दृष्टि क्षीणता जो होती है वो 20 बाई 200 होती है। तो आप समझिए कि जो चीज सामान्य बालक 200 फीट दूरी से देख लेगा, वो चीज दृष्टिहीन को 20 फीट की दूरी से भी नहीं दिखेगी या इससे कम की दूरी से भी नहीं दिखेगी। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत, आंख से पानी आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, आंख से पानी गिरना, देखिए दोनों चीजें एक ही हो गई हैं, तो इसको हटा दीजिएगा। पुस्तक को आंखों के पास ले जाकर पढ़ना, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो सामान्य सी है। मैंने ऐसे ही लिख दिया कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है या समझ में आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर बात आई कि समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो सामाजिक समायोजन में समस्या हो सकती है। ठीक है, जैसे सही बात है कि बालक अगर देख नहीं पा रहा है ठीक से तो समाज में कैसे समायोजित हो पाएगा। वातावरण के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। शैक्षिक उपलब्धि में पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा देख नहीं पाएगा तो उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, तो शैक्षिक उपलब्धि में जाहिर सी बात है पीछे हो जाएंगे। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये स्व केंद्रित वार्ता करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो दृष्टिबाधित होते हैं वो स्वतः ही बात करने लगते हैं, खुद ही हाथ वाथ हिला के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी समस्याएं। अब बात करें कि अगर इनके शिक्षा व्यवस्था को देखना हो तो किस तरीके से इनकी शिक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है, मतलब इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें एक टर्म है ब्रेल लिपि। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 69,000 की परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि देखिए दोस्तों किसने जो है दिया है, तो लुई ब्रेल ने दिया है। ये 15 वर्ष की उम्र में थे तभी इन्होंने इस जो है लेखन कला, पढ़ने की कला का आविष्कार किया था। ठीक है, इस लिपि का आविष्कार तभी उन्होंने किया था। वो खुद एक दृष्टिहीन बालक थे। ठीक है, लुई ब्रेल। अब ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों, फ्रांस। ये कक्षा 5 में लिखा हुआ है कि लुई ब्रेल जो है कहां के रहने वाले थे, वहां पे एक प्रश्न है कक्षा 5 की किताब में। तो सोचिए दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा का स्तर है वो 0 से लेके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप अगर चाहें तो किताबें बेसिक की पढ़ें तो आपको जानकारियां बहुत सी मिल जाएंगी। अब देखिए दोस्तों ब्रेल लिपि कब जो है बनी है, तो 1821 में इसका जो है आविष्कार हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 डॉट होते हैं और टोटल 64 अक्षर या वर्ण इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे 6 डॉट वाले कैसे होते हैं, यहां समझिएगा आप। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं चित्र थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे आपको 6 डॉट दिखेंगे। कितने डॉट, 6 डॉट दिखेंगे। देखिए गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 डॉट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो डॉट्स होते हैं ये उठे हुए होते हैं। देखिए बगल वाले चित्र में आपको दिख रहा होगा कि डॉट जो है, इस वाले चित्र में देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं, इस वाले चित्र में देखिए तो आपको पता चलेगा कि डॉट्स जो है वो उभरे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे उसी को स्पर्श कर करके क्या करते हैं, उसी के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक बार इंटरनेट पे जाकर सर्च करिएगा, आपको ये चीजें वहां पे बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ए बी सी डी इसमें लिखा है, अगर एक बिंदु पे देखिए यहाँ पर काला किया हुआ मतलब ये उभरा हुआ है, तो इसको बच्चा स्पर्श करेगा तो समझ जाएगा कि ये ए लिखा हुआ है। उसी लाइन में 2 बिंदु पे उठा हुआ रहेगा तो क्या होगा, बच्चा समझ जाएगा कि ये कैसा है, बी है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है जो 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 है दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल बनाया जाता है उसे स्पर्श विद्यालय कहा जाता है। स्पर्श, ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग के दौरान स्पर्श विद्यालय में गए थे और वहां पे ब्रेल लिपि देखने को मिली और हम लोगों ने खुद स्पर्श करके देखा। और यहाँ पर एक चित्र और आपको दिख रहा होगा लिखने वाला।
ये एक स्लेट होती है और उसमें 6 ऐसे ही, जैसे यहाँ पर 6 डॉट्स हैं, उसी तरीके से उनमें 6 छेद बने होते हैं, ठीक है। और बालक के हाथ में एक देखिए सुईनुमा आकृति आपको दिख रही होगी, सुज्जा टाइप का होता है, जिसे उन्हीं छेदों में धंसाया जाता है। और धंसाने पे इनका जो कागज होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो जो ऊपर से धंसाते हैं ना, तो नीचे की तरफ उभर जाता है। जैसे ए बनाना है उनको, तो एक डॉट पे चुभोएंगे तो नीचे की तरफ उभर जाएगा। तो जब आप उस पेपर को पलट कर उस पे छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ए लिखा है, तो बच्चा वही चीज स्पर्श करके पढ़ता है, ठीक है। तो ये आप ब्रेल लिपि के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और देखिए उनकी शिक्षा में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। देखिए जिन बच्चों को कम दिखता है तो उनको कोशिश करके आगे बैठाना चाहिए, ताकि श्यामपट्ट के नजदीक हो और उनको देख सकें, ठीक है, वो अच्छे से देख पाए। फर्नीचर व्यवस्था मैंने बताया अभी कि पीछे ऊंचा करते जाना चाहिए, ताकि जो है पीछे के बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे। मोटे अक्षर लिखे जाने चाहिए, मोटे अक्षरों में मुद्रित सामग्री हो, और श्यामपट्ट पे लेखन भी जो हो वो थोड़ा बड़ा और मोटा लिखा जाना चाहिए, ताकि बच्चे को दिखाई दे। स्पर्श करके, ठीक है, बच्चों के लिए ऐसे मटेरियल वहां पर दिए जाएं जिनको बच्चे स्पर्श करके देख सके, जैसे मैप वगैरह है, वो भी स्पर्श करके देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर इनके शिक्षण सामग्री की बात करें तो ब्रेल रीडर है, एक डिवाइस आती है जो ब्रेल को रीड करती है। रेडियो है, आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरण होते हैं कि बोलकर रिकॉर्ड किया जा सके और वो सुन सकें, ठीक है। हैंड हेल्ड रीडर है, ठीक। ये सारी जो चीजें हैं ये इन्हीं बच्चों के लिए होती है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अगला है श्रवण बाधित। अब श्रवण बाधित में देखिए क्या क्या है कि जिनको सुनने में कठिनाई होगी वो श्रवण बाधित होंगे, जाहिर सी बात है। और ध्वनि, देखिए सुनने के लिए ध्वनि, तो ध्वनि किसमें मापी जाएगी दोस्तों, तो डेसिबल में मापी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए हर पेज पे आपको एक दो प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करनी है, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं आप कि व्यवहार में एकाग्रता में कमी होती है। जब श्रवण बाधित उनको सुनाई कम देगा तो वो हमेशा इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। उनका व्यवहार हमेशा चंचल रहता है, एकाग्र नहीं रहता है। गतिविधि विषय में कार्यों के प्रति अधिक सजग। देखिए गतिविधि वाले विषय, क्योंकि उनको सुनाई कम देता है तो जो एक्टिविटी वाली चीजें होती हैं वो जल्दी देख ग्रहण करते हैं और उसी पे ज्यादा ध्यान होता है इनका। अध्यापक के होठों की गतिविधि और भाव भाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं। शाब्दिक निर्देश आप बोलेंगे वो ठीक से सुन नहीं पाएंगे, तो उनका पालन नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, जब सुनेंगे नहीं तो उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत धीरे बोलते हैं या बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बहरे व्यक्ति होते हैं या जो बहुत कम सुनते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला कम सुन रहा होगा, तो बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए। अब श्रवण बाधितों के प्रकार की अगर हम बात करें तो आपके एससीईआरटी की बुक में यही प्रकार दिया हुआ है। क्या है देखिए, जैसे यहां पर थोड़ी सी चीजें और आपको देना चाह रहे हैं हम। देखिए एक मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो है डेसिबल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे श्रवण बाधिता के प्रकार हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार की श्रवण बाधिता है। डेसिबल का स्तर दिया गया है और बाधिता का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे यदि कोई बच्चा 35 से 54 डेसिबल तक की ध्वनि स्तर को सुन सकता है तो वो कैसा होगा, कम बाधित होगा, मतलब वो 40% क्या होगा, श्रवण बाधित होगा, ठीक है। यदि बच्चा 55 से 69 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है तो वो मंद बाधित होगा। ये आपको याद करना है, इनका स्तर आपको याद करना है, ये 40 से 50% के होंगे। यदि बच्चा 70 से 89 डेसिबल की ध्वनि को सुनता है, मतलब ऊंचा सुनता है, तो वो गंभीर बाधित में आएगा, ठीक है। ये 50 से 75% श्रवण बाधित में आएगा। और यदि बच्चा 90 से 100 डेसिबल मतलब बहुत ऊंची आवाज सुनता है तो वो पूर्ण या गहन बाधित में आएगा, और ये 100% क्या होगा, श्रवण बाधित हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको बता दें, ये आपको नोट करना है, ये यहां पर लिखा नहीं गया था। देखिए जो WHO के अनुसार है, ठीक है, WHO के जो अनुसार सामान्य ध्वनि स्तर है, ठीक है, जो सामान्य ध्वनि स्तर माना गया है वो क्या माना गया है, देखिए दिन के समय में कितना माना गया है, तो दिन के समय में 45 डेसिबल माना गया है, ठीक है, ये सामान्य स्तर माना गया। और रात के समय में 35 डेसिबल को सामान्य स्तर माना गया है, ठीक है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा ये चीज मानी गई है। तो ये आपने देख लिया
कि श्रवण बाधितों में कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इनको आपको याद भी करना है। ठीक है, अब आइए जो समस्यात्मक इसमें जो समस्याएं इनके लिए होती हैं क्या होती हैं, सामाजिक समायोजन, भाषा विकास में समस्या, बौद्धिक क्षमता में कमी, ये सारी चीजें तो आप ऑप्शन देख के बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। चलिए, शिक्षा इनकी कैसी होनी चाहिए कि विशेष संप्रेषण तकनीक होनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे ओष्ठ पठन विधि, ये सारी शब्द आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए, ठीक है, तो दोस्तों गलत ना होने पाए। ठीक है, जैसे ओष्ठ पठन विधि है, तो जो बालक जो है श्रवण बाधी से सुन नहीं सकता तो वो क्या करता है, अध्यापक के होठ को समझने की कोशिश करता है, इसीलिए उनको आगे बैठा देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है अगर सुन नहीं पा रहे तो आपके होठ, हाव भाव, इन चीजों को देख सकें। देखिए, इनके जो है इनको पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग मतलब आप संकेतों का प्रयोग, आप टीवी देखते होंगे, वहां पे जो समाचार आता है दूरदर्शन पर, उसमें जो है एक तो बोलकर समाचार बताते हैं, वहीं बगल में एक इशारे के माध्यम से एक एंकर होते हैं जो इशारे के माध्यम से दृष्टिबाधितों को माफ कीजिएगा, श्रवण बाधितों को समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए शारीरिक गतिविधि बिल्कुल, और ध्वनि प्रवर्धक यंत्र, जैसे यहां पर देखिए ध्वनि प्रवर्धक यंत्र कान में लगा हुआ है, ये क्या करता है, ध्वनि के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उससे बच्चे को सुनाई देता है। उचित शिक्षण तकनीक कैसे, मॉडल के आधार, मॉडल जो है बनाकर पढ़ाना, आकृति, चित्र, मैप, स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चीजों से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को क्या होगा दोस्तों कि उसमें सुनकर नहीं, देख कर बच्चा पढ़ लेगा। ठीक है, आई कम्युनिकेटर है, तेज आवाज में बोलना, तो देखिए या तो तेज आवाज में बोल सकते हैं, आई कम्युनिकेटर है, आंख से बातचीत करना, इस तरीके की प्रणाली को अपनाना, तो बच्चे को देखने में तो नहीं दिक्कत है ना, सुनने में समस्या है, तो ये सारी चीजें देखने वाली है, तो देखने वाली चीजों का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षित अध्यापक का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है, विशेष प्रशिक्षित अध्यापक की किस तरीके से बच्चों को समझाया जा सके, जैसे सांकेतिक भाषा सबको नहीं समझ में आती है ना, तो उसके लिए अध्यापक को अलग से प्रशिक्षित होना पड़ेगा। अब नोट में देखिए क्या दिया गया, थॉमस ब्रेड वुड ने 1767 में श्रवण बाधितों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, और कहां दोस्तों, इंग्लैंड में की थी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्रवण बाधितों के लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना कहां हुई, इंग्लैंड में, कब हुई, 1767, किसने की, थॉमस ब्रेड वुड ने की। चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं वाक दोष की। तो वाक दोष में आप जानते हैं बोलने में कठिनाई। ठीक है, लय, बोलने का लय जो है टूट जाता है बीच में, चाकू को काचू बोलते हैं, पानी को मानी बोलते हैं, अमरूद को अरमूद बोलते हैं। ठीक है, बहुत देर से बोलना सीखते हैं, ये सारे वाक दोष में आते हैं। अब बात करें कि तेज या धीमा बोलना, अगर कोई तेज बोल रहा है या धीमा बोल रहा है तो वो वाक दोष के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो दोस्तों ये वाक दोष के अंतर्गत नहीं आता। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है, किसी टेट की परीक्षा में पूछा गया, पता नहीं हरियाणा टेट में या कहीं पूछा जा चुका है। ठीक है, समस्याएं क्या होती हैं कि उच्चारण दोष, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये परीक्षा में ऑप्शंस यही सारे दिए गए थे, उच्चारण दोष है, वाणी प्रवाह है, विचार अभिव्यक्ति है। देखिए, असामान्य श्वसन भी होता है इनका। ठीक है, तो ये उससे बोल नहीं पाते हैं, आवाज इनकी धीमी निकलती है और बोलने में ये संकोच करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, ये अगर कहीं हकलाता है बच्चा तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो वो संकोच करने लगता है, तो अगली जगह पर वो बोलने की कोशिश ही नहीं करता है, जिससे उसके बोलने का दोष और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए, वाक दोष के प्रकार देखिए, एससीईआरटी की किताब में 6 प्रकार दिया हुआ है। ठीक, कौन कौन सा है, देखिए, प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष, मतलब उच्चारण करने में दोष, हकलाना, यदि बच्चा कुछ बोलने में हकलाता है, तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि हकलाने की समस्या को निम्न में से कैसे दूर किया जा सकता है, तो प्रवर्धित वाक पद्धति में से सुधार करके। ठीक है, प्रवर्धित वाक पद्धति मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्पीच मेथड जो होता है उससे हकलाने की समस्या को कम या दूर किया जा सकता है। ठीक है, आवाज की समस्या, अंगीय वाणी दोष, कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या और देर से बोलने का विकास होना, ये जो है वाक दोष के प्रकार होते हैं। अब शिक्षा कैसे दी जा सकती है, देखिए, पर्याप्त अभिप्रेरण। दोस्तों देखिए, आप बालक को अभिप्रेरित करिए बोलने के लिए। ठीक है, तो बच्चा जब अभिप्रेरित होगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तो वो जल्दी जो है उसका दोष कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोष पर बल ना देना, जब कोई बच्चा बोल रहा है, हकला रहा है या वाणी में प्रवाह रुक जा रहा है, ठीक है, या जैसे भी हो, यदि वो बोल रहा है, उसके उच्चारण में कोई दोष है, तो आप दोष पर बल ना दीजिए, उसको और प्रोत्साहित कीजिए, जिससे बच्चा और अच्छे से सीख सके। वाक अभ्यास किताब रीडिंग कराना।
ठीक है, जब किताब रीडिंग कराएंगे तो बच्चा जब पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा, उसका जो दोष है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ठीक है, चलिए, मेरा भांजा है वो भी शाह को चा बोलता था, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका जो ये दोष था, वाक दोष था, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, लज्जा एवं घबराहट से बचाव। तो देखिए दोस्तों, ये संकोची स्वभाव के हो जाते हैं बालक, और जब कोई 2-4 बार मजाक उड़ा देता है तो वो लज्जा और घबराहट के कारण बोलते नहीं है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से खुद भी दोस्तों इन चीजों को समझिए और अपने दैनिक जीवन में इन सब चीजों को ध्यान में रखिए कि जब भी किसी के साथ ऐसा हो तो आप वहां पर मजाक ना उड़ाइए। ठीक है, देखिए ये परीक्षाओं में प्रश्न इससे कैसे बन सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि जो उच्चारण दोष है, हकलाना है, आवाज की समस्या, अंगीय वाणी दोष, ये किसके अंतर्गत आता है, वाक दोष के अंतर्गत आता है या नहीं, ऑप्शन में आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब अगला है अस्थि बाधित, मतलब अस्थियों में दोष। देखिए दोस्तों, आपको लास्ट में एक जबरदस्त पेज दिया गया है जिसमें आपके एक प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, अस्थि बाधित का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मतलब उसके शरीर में अस्थियों में कोई समस्या होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। अब प्रकार कितने हैं, 8 प्रकार का होता है, ये आपके सीआरटी की किताब में, जैसे लूले लंगड़े या हथकटे होना। ठीक है, एक या इससे अधिक अंगों का लकवा मार देना, पांव फिरा मतलब क्लब फुट है। और देखिए मेरुदंड का वक्र होना, कभी कभी यस आकार का मेरुदंड हो जाता है, जो पीठ पे आपका होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो यस आकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किसमें आता है, अस्थि बाधित में आता है। विकृत नितंब है, मस्तिष्कीय पक्षाघात मतलब सेरेब्रल पाल्सी जो होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। मेरुदंडीय दिशामुखी होता है। ठीक है, और मांसपेशीय असमर्थता जो होता है वो किसमें आता है, अस्थि बाधित में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे ऑप्शन में इसी में से चारों में से ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन अस्थि बाधित नहीं है, एक कोई अलग से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा, तो इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों, मैंने यहाँ पर रख दिया है, एक बार आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है, आप एक बार देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखने लगे। देखिए जैसे क्या है, उपचार सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रशिक्षित अध्यापक लगा दीजिए तो ठीक है, उस तरीके से वो कर देंगे। अतिरिक्त कक्षा के सृजन से विशेष विद्यालयों का निर्माण भी इनके लिए किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जो है अपना कर उन्हें और भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिए देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट पेज है कि एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 69,000 में यहां से प्रश्न आ भी चुका है और भविष्य में आ भी सकता है। ठीक है, देखिए अभी आपने पढ़ा है कि दृष्टिबाधित होते हैं, तो देखिए एक संस्थान होता है NIVH, एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड। विजुअल हैंडीकैप्ड का मतलब है कि दृष्टिबाधित। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चों का शोध संस्थान, ध्यान से समझिएगा, आपको हिंदी में देगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ जाएंगे कि विजुअल हैंडीकैप्ड। ठीक है, NIVH, वी से विजुअल, एच से हैंडीकैप्ड। विजुअल हैंडीकैप्ड जो होगा वो देहरादून में है। कहां है दोस्तों, देहरादून में है। अब याद कैसे करना है, विजुअल मतलब दृष्टि, क्या होगा, दृष्टिबाधित। ठीक, चलिए दृष्टिबाधित, तो दा से दृष्टि और दा से देहरादून, तुरंत आप सोच लेंगे कि दा से दृष्टि है और दा से देहरादून है, तो दृष्टिबाधित कहां है दोस्तों, देहरादून में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए, नेशनल NIHH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, एच मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड, किसके लिए है, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए है। तो हियरिंग हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब श्रवण बाधित। क्या होता है, श्रवण बाधित। ठीक है, तो श्रवण बाधित ये जो है संस्थान कहां पर है, तो ये है दोस्तों मुंबई में। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहां पर भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा होता है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं। ठीक है, तो गाड़ियां चलती हैं तो हॉर्न बजता है। आप ये मत कहिएगा कि सर गाड़ियां तो हर जो है सिटी में चलती हैं, मेरे कहने का मतलब है कि गाड़ियां वहां बहुत तेज चलती हैं, अब बहुत ज्यादा चलती हैं और हॉर्न बहुत ज्यादा बजते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है एक याद करने का, जिससे मैंने याद किया था। गाड़ियां तो दिल्ली में भी चलती हैं और वहां पर ध्वनि प्रदूषण भी आपने देखा बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी में आता है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कोई संस्थान है नहीं।
तो आपको ऑप्शंस में दिल्ली मिलेगा नहीं, मुंबई मिलेगा। आप 2-4 बार ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, अच्छा मुंबई। ठीक है, तो आप तुरंत अपनाइएगा। हियरिंग मतलब हॉर्न सुनने से होता है, तो हॉर्न बहुत ज्यादा मुंबई में बजते हैं। तो श्रवण बाधित संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। आप और भी तरीका अपना सकते हैं याद करने का। NIMH, एम से होता है मेंटल। ठीक है, तो ये मस्तिष्क संधान केंद्र है, मस्तिष्क स्वास्थ्य केंद्र, मस्तिष्क। ठीक है, तो जो मस्तिष्क वाला है वो कहां पर है दोस्तों? सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसको आपको कैसे याद करना है? यहीं से मस्तिष्क सिकंदरा, मस्तिष्क सिकंदरा, मैं 2-4-10 बार कहेंगे, जैसे मस्तिष्क सिकंदरा, मस्तिष्क सिकंदरा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ मस्तिष्क से सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, मस्तिष्क सिकंदराबाद। या आप तुरंत दूसरा तरीका अपना सकते हैं। मेंटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सन की होते हैं। ठीक है, मेंटल कैसे होते हैं? सन की होते हैं, सन की सिकंदराबाद, सा से सन की, सा से सिकंदराबाद। ये तरीका अपना सकते हैं। NIOH, NIOH दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, मतलब जो आर्थो अस्थि बाधित होते हैं। ठीक है, आर्थो मतलब अस्थि बाधित, क्या होगा? आर्थो मतलब अस्थि बाधित। और यही प्रश्न आपके 69,000 में पूछा था। ठीक है, कि अस्थि बाधित शोध संस्थान कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों अस्थि बाधित संस्थान? कहां है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आपके पास 4 आ गए, चारों आपको एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि जो NIHH है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, जो ये श्रवण बाधित वाला था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अली यावर यंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित विकलांग संस्थान, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। आपको याद रखना है अली यावर यंग। ठीक है, ये याद रखिए, परीक्षा में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मुंबई वाला ही है। ठीक है, चलिए, और अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ श्रवण बाधित दे ही देगा। तो श्रवण बाधित कहाँ है? मुंबई में है। अब एक और संस्था यहाँ पर रखी गई है, ज्ञान प्रबोधिनी संस्था। ज्ञान प्रबोधिनी संस्था दोस्तों कहां पर है? ये है पुणे में। ठीक है, कहां है? पुणे में है। अब देखिए ये तो एक एक हैंडीकैप्ड के लिए था, लेकिन ये किसके लिए है दोस्तों? ये विलक्षण प्रतिभा के धनी जो बालक होते हैं, अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये उनके लिए है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिभाशाली बालक या ज्ञान प्रबोधिनी संस्था किसके लिए बनाई गई, तो आप तुरंत उत्तर देंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई गई। और कहां पर बनाई गई दोस्तों? तो पुणे में बनाई गई। तो दोस्तों आपको ये सेशन, देखिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका जो है समावेशी शिक्षा समाप्त कर दिया जाएगा, संभवतः कोशिश पूरी रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल, यदि ये सेशन आपको पसंद आया तो एक बार लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।